आपका हेल्थ मंत्र में स्वागत है। मैं हूं अर्जुन भगत एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर रचना कुचेरिया, फाउंडर ऑफ डॉक जिनी टेलीमेडिसिन. Thank you for joining us. And you, of course, have your background in Maulana Azad Medical College. That's where you did your medicine, and then you went abroad. You're also a practicing doctor in the United States. Is that correct? That is correct. I practice mostly in Delhi, but a few months in the year, I also practice in the US. I hold licenses in both countries to practice. That's very unique by itself, isn't it? It is, and I think that's where the birth of telemedicine for me started, not just during COVID, but many years before that. Straddling two countries, दोनों countries में patients हैं, कैसे उनको मदद दी जाए, कैसे उनके साथ टच में रहा जाए कि उन्हें लगे नहीं कि डॉक्टर गायब हो गए. तो टेलीमेडिसिन से सहारा लिया और मैं इसे फोर्थ स्पेस ऑफ मेडिसिन मानती हूँ. चौथी स्पेस क्या? तो आप यू गो टू द हॉस्पिटल जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, दूसरी स्पेस. तीसरी कुछ डॉक्टर्स घर पे भी देखते हैं, जिनमें मैं एक हूँ. और चौथी स्पेस हो गई टेलीमेडिसिन. तो ये थोड़ा बैकग्राउंड है डॉक जिनी टेलीमेडिसिन का. तो इसके ज़रिए हम मरीज़ों को दुनिया भर में कोई भी शहर में, छोटे से गांव में देख पाते हैं. और ये शुरुआत पहले से ही हो, पहले से कोविड के पहले से हम ये करते आए हैं. मगर डॉक जिनी का जन्म जब कोविड में सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस क्लियर कर दी हमारे देश के लिए, तब हमने डॉक जिनी लॉन्च किया ताकि देश में उस समय सहायता भी कर सके और बहुत हज़ारों पे हज़ारों लोगों की को हम लोग रीच कर पाए, सलाह दे पाए, मदद कर पाए इसके ज़रिए. So, Dr. Kucheria, you also specialize on senior citizens, and of course, you see so many patients, and we are going through a very stressful period. It's heat wave conditions never seen before. It's not just खाली दिल्ली में गर्मी नहीं है, पूरे विश्व में तापमान बहुत बढ़ गया है. Today I was reading the papers. I don't know, 30 or 40 deaths have been reported in Delhi alone due to heat strokes. What is this phenomena of heat strokes, and why are so many people falling prey to it? Very good questions. And as I read the headlines, although one was, with a heavy heart anticipating these things, it just brought the reality much closer when you read those headlines. And here I am talking to you about this because we need to get some urgent messages out. So like you rightly said, पूरे विश्व में, and we can do English, in the whole world the climate is changing. जैसे एक दोस्त ने कहा जो environmentalist हैं कि विश्व का नया climate. तो नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं थोड़ी देर. दिल्ली, नॉर्थ इंडिया पूरे वी आर इन अ ग्रिप ऑफ अ हीट वेव. हीट वेव क्या है इसकी भी 2 मिनट बात करेंगे. बट सबसे पहले हीट स्ट्रोक, जो आपने हेडलाइंस आज पढ़ी, इतने लोग मर गए. हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो जाता है तो मरने की आशंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग इज अबाउट 40 to 50%, विच इन आवर लैंग्वेज एंड इवन इन एनी लैंग्वेज इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. तो हीट स्ट्रोक का इलाज तो एक अस्पताल में होता ही है. द ट्रीटमेंट इज इन अ हॉस्पिटल, बट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हीट स्ट्रोक इज टू प्रिवेंट इट. तो हीट स्ट्रोक के पहले की एक स्टेज होती है. तो हमारे क्लिनिकल टर्म्स में, इन क्लिनिकल टर्म्स वी हैव डायग्नोसिस और टर्मिनोलॉजी हर एक कंडीशन के लिए. तो थोड़ी सी उसके बात कर लेते हैं. तो ये प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या है? बिकॉज हम लोग सब बाहर जाते हैं, घर में तो पूरे टाइम नहीं बैठ सकते ना हम लोग. बिल्कुल सही. तो जो मेडिकल लिटरेचर है ज़्यादातर हीट स्ट्रोक पे, और उससे पहले की एक स्टेज है हीट एग्जॉशन, वो एक्सर्शनल हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक्स पे है. वेस्टर्न लिटरेचर की जो लोग एथलीट्स हैं जो इतनी गर्मी जनरेट करते हैं और उनको हो जाता है, तो तापमान बाहर का चाहे बड़ा ना हो बट उनमें होता है. दूसरी तरह का हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन ये होता है कि बाहर का तापमान बड़ा हो, नॉन एक्सर्शनल. हमारे यहाँ वो ज़्यादा होता है. बट हमारे यहाँ एक और यूनिक बात है, जो अर्जुन, आप और मैं एक प्रिविलेज्ड क्लास से हैं, आज भी एक एयर कंडीशनिंग कमरे में बैठे हैं. तो जो आदमी सड़क पे है ज़्यादातर, उसको दोनों चीज़ मिल रही है, एक्सर्शनल और नॉन एक्सर्शनल. वो अपना ठेला भी चला रहा है और बाहर के 45 डिग्री के तापमान में भी है. तो उस कारण से जो हीट रिलेटेड बॉडी में बीमारी होती है, उसके कई नाम हैं, कई स्टेजेस हैं. तो उसका मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी. बताइए प्लीज. तो पहला है हीट एग्जॉशन. उसमें शरीर का तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस करीब हो जाता है और इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, इस तरह का अनुभव होता है लोगों को. नौजिया, बहुत थकान लगना, दिल धड़कना, उल्टी जैसा होना, जैसे मैंने कहा, सर दर्द हो जाना,
शरीर बहुत गर्मी लगना, तेज प्यास लगना, और अगर हम देखते हैं उनको तो देखते हैं कि उनकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर शायद लो हो जा रहा है, और भी कई साइंस होते हैं, सूखापन लगता है जब हम उनकी म्यूकस मेमोरीज देखते हैं, तो ये हीट एग्जॉशन है। इस और स्टेज ये आप बता रहे हैं कि 37 एंड 39 डिग्री सेल्सियस, हाँ, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो स्टेज तापमान बॉडी में होता बॉडी का होता है, कोर टेम्परेचर से हम कहते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो यह है, जैसे अस्पतालों में हम करते हैं कि रेक्टल माने पीछे के रास्ते से, और अगर वो नहीं हो घर में तो मुंह के द्वारा जो टेम्परेचर लिया जाता है या कान, वो तापमान मेजर करने का एक एक्यूरेट तरीका है। मगर इस सब के लैक में भी, अगर ये सब भी नहीं है, आपको ये सब चीज़ें इस मौसम में नज़र आ रही हैं, आपको हाथ लगा के लग रहा है कि ये आदमी का शरीर गर्म है, इस जने का शरीर गर्म है, तो आपको जल्द से जल्द कुछ मेजर्स करने पड़ेंगे। तो उनकी कूलिंग करनी है, ठंडे एरिया में उन्हें लेके आना है, खूब खूब हाइड्रेशन करनी है, मुंह से लेके ले सके तो बहुत अच्छा, नहीं सो तो हाइड्रेशन का मतलब पानी पीना पानी चाहिए या कुछ और? पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो पानी भी है, और ओआरएस के पैकेट हैं, वो खोल के पी सकते हैं। कुछ नहीं तो पानी तो शुरू करिए, ठंडी जगह में जाइए, लाइए उनको, और जो तापमान है शरीर का वो फटाफट नीचे गिराना है, ताकि ये हीट एग्जॉशन की जो अवस्था है वो हीट स्ट्रोक ना बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने पहले ये कहा था, और ये दोहराना जरूरी है, हीट स्ट्रोक अगर आ गया तो उसमें मोर्टेलिटी, मरने की आशंका 40 से 50% बन जाती है। उनको बचाना बहुत मुश्किल Which है। is very high. इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई। They say even in a heart attack, the probability is not that much. नहीं नहीं, इतनी नहीं है। तो अब मैं हीट स्ट्रोक एक्चुअल की थोड़ी बात करती हूँ, जो इसकी क्लिनिकल और डेफिनेशन जो जब तापमान बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। 40 और 40 से बढ़ जाए, बिल्कुल सही, ये हो जाए, और साथ साथ में इसमें हमें थोड़े दिमागी दिक्कत दिखने लगती है, जो जना है थोड़ा सा सुस्त या बड़बड़ाता हुआ आपको नजर आए, तो सबसे पहले ब्रेन जो है, ब्रेन बहुत सेंसिटिव है तापमान को लेके। तो एनकेफेलोपैथी हम इसको बोलते हैं, एक लंबा शब्द है कि ब्रेन में गड़बड़ा जाना को एनकेफेलोपैथी कहते हैं। और सबसे पहले हीट का या जो हमें दिखाई देता है वो लक्षण ये है कि तापमान के साथ साथ वो आदमी की जो मानसिक अवस्था है उसमें आपको चेंज आ रहा है, या वो ड्राउजी मेंटल स्टेटस जो है वो ड्राउजी नजर आएंगे, सोते हुए से कंफ्यूज नजर आएंगे, बड़बड़ाते से नजर आएंगे। तो ये अवस्था तो इमरजेंसी है, अस्पताल में ही इसका इलाज है, लेके जाना है, पहुंचाना है उसी समय। और अस्पताल का इलाज भी बहुत अग्रेसिव है, 1 डिग्री पर 10 मिनट उनको फटाफट टेम्परेचर कम करना है, आइस बाथ्स में आइस पैक्स लेके, वहाँ तो आईवी के ज़रिए ठंडे फ्लूइड्स चढ़ाने हैं, ये सब करना है रैपिडली अस्पतालों में। तो उनकी इक्विपमेंट, उनकी रेडीनेस की भी एक बात है, वो भी एक चर्चा है ही। मगर अगर छोटे छोटे अस्पताल हैं, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हैं, वो लोग भी अगर सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम, तो ये चीज़ तो मतलब जैसे कहते हैं कि प्री प्लानिंग हो जानी चाहिए थी, अभी तो हम क्राइसिस मोड में हैं। तो ये रहा हीट एग्जॉशन, और हीट स्ट्रोक होने नहीं देना है। अब ये होता क्यों है? देखिए, शरीर का जो तापमान जब बढ़ता है तो हमारा उस तापमान को कम करने का अपना रेगुलेशन का अपना एक सिस्टम है। पसीना आए, पसीना जब सूखे, इवेपोरेशन के जरिए, जब इवेपोरेशन होती है तो ठंडक पहुंचती है, इवेपोरेशन के जरिए हम अपने आप अपने शरीर का तापमान गिरा पाते हैं। हीट वेव में क्या हो रहा है? हीट वेव किसे बोलते हैं? पहले तो ये बात, हीट वेव एक तो मॉडरेट होता है और एक सीवियर। मॉडरेट हीट वेव मेरे ख्याल 4 से 5-6 डिग्री अगर कुछ दिन तक टेम्परेचर अनोमली हो जाए तो उसे मॉडरेट कहते हैं, और सीवियर अगर 7 डिग्री ऊपर रहे या 45 2 दिन से ज्यादा रहे तो उसे हम सीवियर कहते हैं। तो अब तो हमें 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए मेरे ख्याल। एंड IMD तो ये भी बता रहा है कि ये हीट वेव कंडीशंस आर आल्सो देयर, क्योंकि जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट इज रिड्यूसिंग। द नाइट टेम्परेचर, रात का जो टेम्परेचर है और जो दिन का टेम्परेचर है, वो गैप कम हो गया है। बिल्कुल सही, आपने मुंह की बात छीन ली मेरी। वो टेम्परेचर का गैप कम हो गया है, तो रात को भी राहत नहीं है। तो जो बॉडी रिकूपरेट, जो वापस से ठीक होने का मौका मिलता बॉडी को रात को, अगर टेम्परेचर कम रहता तो जो हीट दिन भर की जनरेट हुई होती, अगर वो निकाल पाता तो शायद इतनी डायर इमरजेंसी और इतना हम जो हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं देखते। बट ये जो ऊपर से और आ गया है कि रात का तापमान 35 रह रहा है, उससे भी ऊपर रह रहा है, तो राहत ही नहीं मिल पा रही है ह्यूमन शरीर को कि वो टेम्परेचर कम कर पाए।
तो इसके रहते हम और भी मरीजों को देख रहे हैं, अस्पतालों में देख रहे हैं और डेथ्स देख रहे हैं। तो ये हमारे आसपास एक इमरजेंसी चल रही है मेरे और ख्याल हम से लोग लग नहीं रहा कि हम लोग इक्विप्ड हैं, नहीं बोथ नहीं है। बोथ अवेयरनेस के तौर में और मेडिकली ऑल्सो। सही। और मैं ये भी कहूँगी इसमें एक डिवाइड बहुत साफ है। आप और हम तो बैठ जाते हैं अपनी कूलर एयर कंडीशन घरों में, गाड़ियों में, मगर जो आम आदमी है वो अपना काम नहीं छोड़ पा रहा। अगर काम छोड़ेगा तो उनकी आमदनी नहीं होगी। रेडी वाले हैं, रेडी वाले हैं, लेबर काम तो चल ही रहा है, काम दिन तो रात। चल ही रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमें कम्युनिटी लेवल की और एक बड़े सरकारी लेवल की भी बात करनी चाहिए। तो बड़े सरकारी लेवल की तरफ से तो ये आईएमडी की प्रेडिक्शंस जो हैं ये तो कई दिनों से आ रही हैं, आगे भी आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से स्टेट लेवल प्लानिंग की भाई इस लेवल पे ये सब चीजें हो जानी चाहिए। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दीजिए, करते हैं ना पोल्यूशन में, तो अभी कौन सी इतनी मारामारी नहीं है, ये तो और ज्यादा इमरजेंसी है। सो एज अ डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि दिस क्राइसिस इज एज सीरियस एज व्हेन पोल्यूशन लेवल्स जो रेड लेवल में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से जब एक बार हम कोविड की भी लड़ाई कर रहे थे उस तरह की है, बट फर्क ये है कि कोविड सबको ले जा रहा था, एयर कंडीशन घर वालों को भी और सड़क वालों को भी। यहाँ ये फर्क आ गया है कि जो लोग अखबार पढ़ पा रहे हैं और जो ये हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, टीवी पे देख पा रहे हैं, शायद उनको वो एहसास नहीं है। आप 10 मिनट भी अपनी गाड़ी के बाहर बैठिए, धूप में बैठिए, छाया के बगैर बैठिए, बिना कूलर के बैठिए, तो पता लगेगा कि सड़क पे क्या हो रहा है। आप शायद देख भी रहे हो फ्लाईओवर के नीचे, और मैं आए दिन देख रही हूँ सड़कों पे क्यों फालतू के कंस्ट्रक्शन के काम हुए जा रहे हैं, डिवाइडर बन रहे हैं, ये हो रहा है। ये सब बंद हो जाना चाहिए। इमरजेंसी स्टेटस है ये इस समय, तो ये कोई एसेंशियल काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बड़े तौर पे सरकारों को सोचना चाहिए, और इन लोगों को जिनकी आमदनी इस चीज पे डिपेंडेंट है तो उनको भी राहत मिलनी चाहिए। एक तो ये वनरेबल ग्रुप हुआ, पुअर पीपल जी, लेबरर्स हो गए, ठेले वाले हो गए जो काम कर रहे जो बाहर हैं, जिनके पास कूलर्स नहीं है, एसीज नहीं है। एसीज भी कितने, मे बी 5% ऑफ दिल्ली विल बी अंडर एसी। जी। who are the other more vulnerable? What about जैसे आप सीनियर सिटीजन्स के साथ काम करते हैं, बिल्कुल, what are the precautions they can take? बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा प्रश्न अगेन अर्जुन। तो अगेन एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे एल्डरली हैं, वो या बहुत छोटे बच्चे, नवजात, न्यूबॉर्न्स, बेबीज, So they are also दे आर susceptible. वेरी ससेप्टेबल। तो मैं उसकी भी एक मिनट बात करती हूँ। कुछ दवाइयों पे हैं सीनियर सिटीजन्स, मोस्टली कई दवाइयाँ लेते हैं, हार्ट की दवाइयाँ हैं, साइकाइट्रिक दवाइयाँ हैं, इन पे होने से भी आपकी रिस्क बढ़ जाती है टू फेस द हीट एग्जॉशन या हीट से जो रिलेटेड बीमारियां हैं, वो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। तो इनको बहुत सावधानी करनी है, उनकी डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है। कल ही मेरी बातचीत एक सीनियर सिटीजन से हो रही थी, चले तो वो गए शिमला, मगर वो कह रहे हैं शिमला में भी उन्होंने ऐसे तापमान अभी तक नहीं देखे। तो एज अ डॉक्टर, एज कोई भी प्रैक्टिशनर जो सुन रहा हो, हमारे कुलीग्स जो हैं, कोई जूनियर सीनियर कहीं भी बैठे हो, एक क्या हमें कहते हैं इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, ये चीज को अभी हमें बहुत ऊपर में रखना है कि आपके पास कोई भी तकलीफ लेके आ रहा है मरीज, तो आपने ये जरूर सोचना है कि ये तकलीफें कहीं हीट एग्जॉशन, हीट रिलेटेड बीमारियों की तो नहीं है। और भी चीजें हो सकती हैं, बुखार यूरिन के इन्फेक्शन से आ सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आ सकता है, मगर ये चीज को भूले नहीं, क्योंकि वो सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। तो इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना, एज अ डॉक्टर मैं कह रही हूँ, और जो लोग सहायता कर रहे हैं लोगों की फील्ड में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, नवजात की भी एक बात करूंगी। कई ऐसी प्रथाएं, देखिए बहुत कम लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में रह पाते हैं, ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी। कई ऐसी प्रथाएं हैं जो प्रेग्नेंट औरत या जिन्होंने अभी डिलीवरी की है, उनको एक आखिर के कमरे में बंद करके या बहुत अंधेरे से कमरे में रख दिया जाता है, जहाँ वेंटिलेशन भी कम होती है, हवा कम आती है। और कुछ ऐसे प्रणालियां भी हैं, कल्चर्स भी है, जहाँ पानी भी कम दिया जाता है। तो वो नवजात शिशु तो बहुत ही ससेप्टेबल है मृत्यु के, डिहाइड्रेशन और मृत्यु के, और वो औरत भी, क्योंकि पोस्टमार्टम है वो। तो ऐसी ऐसी चीजों पे भी ध्यान, तो जो यंग पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा बच्चे भी खेलने चले जाते हैं, कितनी देर आप अंदर रखेंगे? तो थोड़े बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, वो खेलने चले गए, वापस आए, शरीर गर्म लग रहा है, बिल्कुल मुरझाए वैसे लग रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है, हाइड्रेशन रखनी है, उनका अलर्ट रहना है, कूलिंग करनी है, और शायद इस मौसम लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज टाइम इज क्रिटिकल। टाइम इज क्रिटिकल, और इस चीज में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन,
है ना, जितना हो सके इस मौसम में प्रिवेंशन, आप अगर छाया में ठंडक में रह सकें तो वही करिए। और ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हुआ, आपने अपना सोच लिया। कम्युनिटी लेवल पे जहाँ आप हैं, आपकी छोटी कम्युनिटी है, आपकी लोकेलिटी है, वहाँ जो लोग को ये सौभाग्य नहीं है कि वो ठंडक में बैठे हैं, तो कुछ शायद मिलजुल के जुट के इकट्ठे कर लीजिए। अपनी जो स्कूलें हैं पास की या कम्युनिटी सेंटर हैं, कूलिंग सेंटर खोल सकते हैं, ओआरएस के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ बातचीत हो सकती है, 4-5 लोग मिलके कूलर कर सकते हैं। एक छोटी चीज़ आपको फिर कहूँगी, इतने गार्ड्स को मैं देखती हूँ, इतनी उनकी काली और मोटी यूनिफॉर्म ये पैंट वाली क्यों है? ये तो हमारे देश के कपड़े ही नहीं है। आप सारे नेता को भी देख लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी देख लीजिए, सब कुर्ता पजामा पहनते हैं। क्यों ना हम मिल के ये सिक्योरिटी So एजेंसी, you're saying even clothing is a क्लोथिंग इज सो एसेंशियल कि अगर हवादार सूती कपड़ा पहना जाए तो उससे थोड़ा इवेपोरेशन, जो शरीर से हीट निकलने की जो प्रणाली है, जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। मगर सिंथेटिक और मोटे काले कपड़े पहना जाए तो वो हीट पकड़ता है। इस समय यही मैं कह रही हूँ कि जो आदमी सड़क पे है उसको हम जितनी तरीके से मदद दे सकें, अलग अलग तरीके से, वो आई थिंक हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि कुछ दिनों तक यूनिफॉर्म हटा दी जाए। इसमें सोचने वाली बात है, अलग सोचने वाली बात है, एकजुट होने वाली बात है, और जो लोग इन चीज़ों में कुछ कर सकते हैं उनको आई थिंक आवाज़ उठाने वाली बात है। So अब जैसे डे टू डे वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, अब थोड़ी हवा चल गई, थोड़ी बारिश हो गई, डू यू थिंक वी स्टिल नीड टू बी कॉशियस? क्योंकि अब जैसे शायद गर्मी कम हो जाएगी बट ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, उसमें एक जो फेल्ट टेम्परेचर है वो एक्चुअली, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। अगर ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ तो 100% नहीं होती मोस्टली दिल्ली में कभी भी, बट अगर 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है, कोस्टल एरियाज है, उसमें हो उड़ीसा जाती है, गुजरात है, उसमें जो तापमान जैसे हमने बात की थी ना अभी की 40 डिग्री, उसमें तो अगर 35 के ऊपर भी तापमान रहता है बाहर का वातावरण का और 100% ह्यूमिडिटी है, वो वही काम करता है जो 45 डिग्री कर रहा है। क्योंकि वो ह्यूमिडिटी में आप, जैसे मैंने कहा था, आप पसीना नहीं बहा सकते, तो वो बॉडी की जो अपनी कूलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमें कम टेम्परेचर, कम तापमान पे भी और अलर्ट रहना है। तो मेरे हिसाब से तो आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि 1-2 दिन अभी आएगी हल्की बौछार, फिर वापस ये हीट वेव चालू होने वाला है। और जैसा आपने कहा, ह्यूमिडिटी शुरू हो जाती है तभी भी सावचेत रहना है, क्योंकि टेम्परेचर तो मुझे नहीं लग रहा कहीं कम हो रहा है। तो ये वाली बातें तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जुलाई तक तो हमें मान के चलनी है, और सबका अच्छा वक्त कट जाए, सब ये खराब वक्त पार कर पाए हेल्दीली। आई थिंक हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए। there seems to be, मतलब हर साल there seems to be some surprise that we are getting. We had COVID, so many people lost their lives, और जो हमारी मेमोरी है इतनी शॉर्ट टर्म है कि हम लोग भूल गए, कोविड के दिन भूल गए। अब ये वाली आई है। इन टर्म्स ऑफ मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, एज अ डॉक्टर, हाउ डू यू सी अस मूविंग फॉरवर्ड? सी, जहाँ से मैं बैठती हूँ मैं सोचती हूँ कि हम लोग रिएक्टिव हैं ज़्यादा। कुछ चीज़ आती है, बहुत हल्ला अखबारों में और वो होने लगता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं, और फिर जब मृत्युएं होने लगती हैं तो फिर कुछ काम किए जाते हैं जल्दी जल्दी, थोड़े बहुत पैचवर्क टाइप के, और फिर हम भूल जाते हैं। तो पोल्यूशन का भी होता है, सालाना आता है पोल्यूशन, सालाना अस्थमा के केसेस बढ़ते हैं, सब होता है। उसके पहले कोई प्रिपेयर्डनेस उस तरह की होती नहीं है। तो एक जो प्रोएक्टिव काम है कि देखिए मिटिगेशन, पहले सबको पता है ये जून का महीना आ रहा है, आईएमडी को तो हमसे पहले ही डेटा आ जाता होगा जो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो क्यों ना वो हेल्थ अथॉरिटीज के साथ बैठ के ये प्लानिंग हो जाए कि इस स्तर पे, इस स्तर के टेम्परेचर्स पे ये चीज़ें लागू कर दी जाएंगी, इस स्तर पे ये हो जाने लगेगा कि आपने बैन कर दिया है, ये हो गया, जैसे पोल्यूशन में। So basically आप ये बोल रहे हैं कि we have to be prepared on a societal kind of a level. सोसाइटल लेवल एंड ऑफ कोर्स हेल्थ लेवल। तो बड़ी बड़ी अस्पताल तो हैं ही सरकार के, तो वो भी प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। और उसमें टेकिंग स्टॉक डेली, कितने मरीज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम से आ रहे हैं, कितनी मृत्यु हो रही है, कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितनों को हम ट्रीट कर पाएंगे, ये क्या ऑडिट्स हो रहे हैं, कितना हम लोग कोल्ड पैक्स रख पा रहे हैं, कहाँ हैं कूलिंग एरियाज अस्पताल के, क्या कन्वर्जन हो गया। जैसे कोविड वार्ड तो बने थे ना उस समय जल्दी में जब आया था। तो इस तरह की प्रिपेयर्डनेस जो है वो अब कुछ साइकिल्स हमें मालूम है, तो उनके लिए मेरे ख्याल होनी चाहिए। डॉक्टर गुचेरिया, टेल मी अबाउट वाटर, क्योंकि एक वाटर क्राइसिस भी हो रही है दिल्ली में। कई इलाके हैं दिल्ली में जो कि झोपड़ी हैं, पुअर एरियाज है, वहाँ पानी नहीं है।
is that also leading to heat strokes? जी बिल्कुल, People are एब्सोल्युटली। not able to bathe, नहा नहीं सकते। I mean, बेसिक जो हम लोग हर रोज करते पी हैं, नहीं सकते। पी नहीं सकते, हाँ, कहीं बचा मैंने रहे हैं। बचा रहे हैं। कहीं मैंने पढ़ा एक इंटरव्यू में कि एक आदमी ने कहा कि एक उनके पास प्लास्टिक की बोतल है, इससे थोड़ी बड़ी होगी, वो उनके पीने के लिए भी है और नहाने के लिए भी है वो एक बोतल। तो आप ही बताइए कि हाँ, तो और 3-3 सबसे 4-4 घंटे तो वेट कर रहे हैं लाइन में कि एक बाल्टी पानी और मिले, वो भी इस मौसम में, इस मौसम राइट? में। तो पीने को एडिक्वेट नहीं है, आप फिर उसको राशन कर रहे हैं। हम तो जब प्यास लगी या हम कह रहे हैं पीते रहिए, आप पी नहीं पा रहे हैं, आप शरीर को ठंडा करने के लिए नहा नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल, और पानी की कमी होगी या वो पड़ा रहेगा या उसका ध्यान ज़्यादा नहीं होगा या एक डेस्परेशन में कैसे भी आप हाथ वाथ डाल के पिएंगे, तो हो सकता है कि पानी रिलेटेड बीमारियां भी फिर बढ़ सकती हैं। बट अभी तो सबसे जो डायर चीज़ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाइड्रेशन, पीने लायक पानी तो मेरे ख्याल एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है जो शुड बी फुलफिल्ड। इससे बदतर क्या हो सकता है? So before we wrap up this very interesting session, give us again, just to reiterate, हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, what are the most important steps they can take अगर उनको ठेले वाला लग रहा है कि बीमार हो रहा है, जाऊँ डिलीरियस हो रहा है, confused है, what are some of the steps that a passerby can do? और if I find somebody कि मैं चल के जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि इस गार्ड को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या करना चाहिए मेरे को? ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूज सा लग रहा है, कुछ बड़बड़ा सा रहा है या हिलडुल सा रहा है, तो पहली बात तो इमिजिएटली वहाँ पे उनको बिठा के कोई ठंडे एरिया में ले जाके पानी वगैरह आप दें, कूलिंग करने की कोशिश करें। अगर काले मोटे कपड़े पहन रखे हैं वो हटाएं, और अगर ज़्यादा ख़राब तबीयत लग रही है तो पास के अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी है। बट इन द मीन टाइम, इस रास्ते में, इस दौरान में, ड्यूरिंग दिस टाइम, ये मेजर्स आपने करने हैं। स्प्रे बॉटल अगर हम लोग रख सकें अपने पास, एक एक गाड़ी में एक एक अपने पास, कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें गार्ड्स को, वो जो प्लास्टिक वाली जिससे पौधे नहीं की जाते, तो उनको पानी में भर के और स्प्रे डाउन ही कर दिया जाए। अगर और कोई सुविधा नहीं मिल रही तो ठंडा करना, कपड़े हटाना, पानी से स्प्रे करना, मुंह से पानी या ORS के पैकेट्स रख लीजिए अपने पास, रास्ते में मिल रहे हैं देते चले जाइए। पानी अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो ये हाइड्रेट करना मुंह से अगर पॉसिबल है, और कूल डाउन करना जिस भी तरीके से, पानी का पाइप मिल जाए, स्प्रे मिल जाए, कपड़े हटा के कूल डाउन कर सकें, ये ज़रूरी है। और अगर लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल ही बात भी नहीं और बड़बड़ा से रहे हैं, तो अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। उससे पहले कम की हालत है, आपको लग रहा है कि बहुत थका हुआ, मायूस, 2 मिनट रुक जाइए, पूछ लीजिए क्या तकलीफ लग रही है, तो उनको हीट स्ट्रोक से प्रिवेंट करिए। हीट एग्जॉशन है तो आप यहाँ बैठिए। मैंने भी ये किया कि कहीं एक स्कूल कोई कूलर स्पेयर पड़ा था, नीचे के गार्ड लोग कुछ एक कंबाइंड बिल्डिंग में बैठते हैं, तो आप ये लगा लीजिए दिन भर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हम सब कर सकते हैं। तो अगर आप रिकग्नाइज करते हैं कि कोई इस गर्मी से तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा या कम ज़्यादा, पहली शुरुआत ये है कि उनको ठंडा करना है, पानी डाल के, कपड़े हल्के करके, मुंह से पानी पिला के, ठंडी चीज पिला के, ORS पिला के, और अगर तबीयत नहीं ज्यादा ठीक लग रही, अपने गट को ट्रस्ट करिए, अस्पताल ले जाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए, और या अगर हो जा सकता है अपनी गाड़ी वाहन में भी ले जा सकते हैं। जैसे वन फाइनल क्वेश्चन, बिकॉज इसमें काफी कंफ्यूजन होता है लोगों में कि जी ये बेहोश हो गए हैं। हाँ जी। एक तो ये बेहोशी मेडिकली, हाँ जी, इसका क्या मतलब है, एंड हाउ सीरियस इज इट, स्पेशली जब आप हीट स्ट्रोक के इतने प्रेवलेंट केसेस आ रहे हैं? राइट, तो हाँ, मेडिकली, बिकॉज दैट इज समथिंग एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि जी बेहोश हो गया, फिर उसमें हम पानी डाल रहे होते हैं, क्या करना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट इज अ सिम्टम ऑफ अ हीट स्ट्रोक। राइट, दैट वो एक हीट स्ट्रोक का भी सिम्टम हो सकता है, और एक और थोड़ा तर्क वितर्क थोड़ा टीज आउट करती हूँ, एक हीट सिंकोपी भी होती है। सिंकोपी माने फेंट करना, बेहोश हो जाना जैसे आप कहते हैं। तो कुछ ऐसी जॉब्स हैं, पुलिसमैन हैं, आर्मी वाले हैं, खड़े रहते हैं, कई देर खड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो जब खड़े होते हैं तो जो पाँव की जो नाड़ियाँ हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो डायलेट हो जाती है और सारा खून वहाँ जाके सॉर्ट ऑफ बैठ जाता है, वापस ब्रेन को नहीं जाता, और वो बेहोश हो जाते हैं। शायद वो हीट स्ट्रोक ना हो, बट आपको कैसे पता, वो तो बेहोश आदमी आपको मिला है। अगर आपके सामने कोई बेहोश हुआ है या अभी अभी कोई हुआ है, उनको जमीन पे रहने दीजिए, उनका सर हमेशा नीचे रहना चाहिए, ताकि वो, जिससे मैंने कहा, ब्रेन में ब्लड फ्लो आना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि उस समय उनके पाँव थोड़े से उठा दें, ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो जो है, जो रक्त प्रभाव है, वो ब्रेन तक पहुंच सके। और
इस मौसम में तो पता ही है कि कोई ना कोई हीट रिलेटेड प्रॉब्लम होएगी, मान के चलिए, तो कूलिंग मेजर शुरू करिए, जैसा मैंने कहा, स्प्रे से, पानी से, और हल्का हल्का फिर हिला के पूछिए उठ सकते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। अगर आंखें खोल रहे हैं लेटे लेटे ही, उठना नहीं है, सर नहीं उठाना, लेटे लेटे ही, तो इसका मतलब कि वो फेंट हुए हैं, सिंकोपी हुई है, तो आपको टाइम है थोड़ा, उनको धीरे धीरे सर उठा के पानी भी दे सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं, अपने आप यहाँ पे फर्स्ट एड कर सकते हैं आप। मगर अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपने हिला लिया, उनकी ये छाती की एक हड्डी होती है ब्रेस्ट बोन, इस पे आप प्रेशर डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई कैसे हो, तो फिर तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। बट फेंटिंग की मेडिकल कंडीशन क्या होती है? व्हाट हैपेंस टू द ब्रेन? हाँ, यही मैंने कहा, फेंटिंग की मेडिकल कंडीशन ये होती है कि जो ब्लड फ्लो ब्रेन को होती है वो कम पड़ जाती है एकदम, और तब बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ये, तब बॉडी फेंट हो जाती है। Does the oxygen also fall? हाँ जी, yes, the oxygen also falls because the blood is the one carrying which the supplies oxygen to the brain. So when you fall actually in a fainting episode or a syncopal episode, that's a protective reflex of the body. ऐसे हैं तो सारा खून पांव तक जा रहा है, ठीक है, और अगर आप ऐसे चले गए तो जो पांव वाला खून है ब्रेन पे आने का चांस बेटर हो जाता है। Right. वो फेंट हो गया, उसको ना उठाएं, सर ना उठाएं, पड़ा रहने दीजिए, कहीं भी हो सकता है, पड़ा रहने दीजिए, गंद में भी हो सकता है, बाथरूम में भी तो हो सकता है, बॉडी अपने आप उसकी इक्विलिब्रियम ठीक करेगी। फर्श पे पड़ा रहने दीजिए, पांव थोड़े से उठा सकते हैं, और फिर बाकी जो रिसेसिटिव मेजर्स हैं वो करें। Thank you, Dr. Kucheria. Thank you so much. You know, this is so important, the information that you've given. And we are going through a major crisis, heat stroke and deaths. One hears about this, but as a city, as a country, we are seeing it pretty much explode. Not only in India, in Makkah, I believe there have been 1,000 deaths in the last 2 or 3 days. So this is a crisis that we really need to be careful about. Please, sare precautions lijiye. And once again, we want to thank Dr. Rachna Kucheria to come and to talk to us. And we'll continue this conversation as we go forward. And I appreciate you, Arjun, for giving me the space to talk about this. And अगर किसी की इससे मदद हो सके तो क्यों ना, I think हम सब कुछ ना कुछ हमें सबको करना है इस समय, इस क्राइसिस के समय। Thank you so much. Thank you. Thank you. ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।